हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेजरली द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें एक मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके साइड में उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक कोलैटरल इवेंट होता है। जैसे ही वो कोलैटरल इवेंट ट्रिगर होता है, मेन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाता है। सो द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल सिनेरियो है कि से फॉर एग्जाम्पल देर इज अ मिस्टर ए, इन्होंने अगर इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है जिसमें मान लीजिए फायर इंश्योरेंस कराया हुआ है इन्होंने अपनी किसी प्रॉपर्टी का, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको इन्हें क्लेम देना होगा सिर्फ कब, सिर्फ और सिर्फ कब, जब मान लो उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी, मान लो फायर इंश्योरेंस उनके घर का है, तो जैसे ही उनके घर में आग लगेगी सिर्फ तभी ही द इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू पे द क्लेम अमाउंट टू मिस्टर ए। यानी कि जब तक वो कोलैटरल इवेंट ट्रिगर नहीं होता तब तक द मेन कॉन्ट्रैक्ट is not required to be performed. So in this contract जिसमें A और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था इंश्योरेंस का, इसमें हाउस का फायर लगना is the collateral event, और जैसे ही वो collateral event ट्रिगर हुआ the main contract is to be performed, that is the insurance company is liable to pay the claim amount to Mr. A who is the insured person in this case. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 31 में दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। तो आप कोलैटरल इवेंट फिक्स कीजिए और उसके या तो होने का या ना होने का पॉसिबिलिटी जो है वो आप एज अ कोलैटरल इवेंट रखिए, एंड बेस्ड ऑन दैट द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी आइदर परफॉर्म्ड इन सच अ मैनर कि जिसमें आपको उसमें कुछ काम करना होगा टू बी डन, और समथिंग नॉट टू डू का भी आप मेन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के फर्दर जो कैटेगरीज हैं वो इंश्योरेंस होता है, इंडेमनिटी होता है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंडेमनिटी और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी आपके सीए इंटरमीडिएट के कोर्स में आएगा, तो हम इसको डिटेल में वहां पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये बाकी के एग्जाम्पल्स एक बार रीड कर लेना। चलो, एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसी के पॉइंट्स को ब्रेक करके इन्होंने एक एसेंशियल्स बना दिए हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। तो जैसे कि हमने अभी देखा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है इट इज डिपेंडेंट अपॉन अ कोलैटरल इवेंट। वो कोलैटरल इवेंट का हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट होता है। कोलैटरल इवेंट जो होता है वो अलग से ऑलरेडी डिस्कस्ड होना चाहिए, वो अलग से ऑलरेडी उस मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो एक अलग इवेंट होना चाहिए। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझ आएगी जब आप ये तीनों एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ये स्टडी मैट में ही दिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज रिटन वेयर ए अग्रीज टू डिलीवर 100 bags of wheat and B agrees to pay the price only afterwards. The contract here is a conditional contract and not a contingent contract. क्यों भाई? क्योंकि पैसा पे करना, वो कह रहे हैं मैं पैसा तभी दूंगा जब तू मुझे 100 bags of wheat डिलीवर करेगा। ये तो मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही बना दिया आपने। पैसे देने की बात जो बोली कि आप तभी देंगे जब दूसरा पार्टी आपको मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में वो 100 bags of wheat डिलीवर करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है, ये कॉन्ट्रैक्ट से हटके कोलैटरल इवेंट नहीं है। दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, वेयर ए प्रोमिसेस टू पे बी 1 लाख रुपीज इफ ही मैरीज सी। अगेन यहां पर भी एक तरीके से इसको कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से ही आप देख सकते हो रादर देन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उन्होंने वो उस मेन कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा बना दिया। हालांकि मैंने क्लास में ये बताया था कि ये सेकंड वाला एग्जांपल स्टडी मैट में थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हो सकता है कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी बैठ जाए अगर उसको हम कोलैटरल इवेंट और बाकी सब टाइप के कंडीशंस जो होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के वो अगर पूरा कर ले तो। Third example is A agreed to construct a swimming pool for B for 2 lakh rupees and B agreed to make the payment only on the completion of the swimming pool. It is not a contingent contract as again यहाँ पर भी जो पेमेंट रिलेटेड जो बात करी वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल नहीं है तीसरा वाला भी। सो मैंने मार्क कर दिया भाई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तीनों एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, द कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। यानी कि जो आपने कोलैटरल इवेंट को जो रखा है अपने कॉन्ट्रैक्ट का, एक तो मेन पार्ट नहीं बनाया, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरी बात, वो कोलैटरल इवेंट दोनों में से किसी भी पार्टी इसके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। For example, A promises to pay rupees 1 lakh to B if he so chooses.
मतलब क्या कर दिया, कंडीशन क्या रख दिया, अगर मेरा मन करेगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपीस दूंगा। ये तो मियर विल, यानी कि ए के ही पास ही है इसका डिसाइड करने का जो फैक्टर है, वो डिसाइडिंग फैक्टर तो ए के ही कंट्रोल में है, वन ऑफ द पार्टीज के ही कंट्रोल में, देन दिस इज नॉट अ कोलैटरल इवेंट. So, however, where the event is within the promisor's will but not merely his will, it may be a contingent contract. ये बात भी बोली है कि अगर कोई ऐसा इवेंट फिक्स किया है एज अ कोलैटरल इवेंट जो वैसे उसके कंट्रोल में है लेकिन 100% उसके कंट्रोल में नहीं है, देन इट माइट नॉट लीड टू अ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब फिर भी वो एक कोलैटरल इवेंट हो सकता है. यानी कि नीचे आप एग्जाम्पल देखो, A promises to pay B rupees 1 lakh if it rains on 1st April and A leaves Delhi for Mumbai. कंडीशन क्या रखी कोलैटरल इवेंट की कि बारिश भी होनी चाहिए 1st अप्रैल को और उसी दिन A also should leave for Delhi, for Mumbai from Delhi on that day. So कह रहे ये वाला कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो कोलैटरल इवेंट माना जाएगा क्योंकि दो चीजों का मिश्रण करके इन्होंने कोलैटरल इवेंट बनाया और उसमें भले ही एक चीज उसके कंट्रोल में है, यानी कि दिल्ली से मुंबई के लिए निकलना उसके कंट्रोल में है लेकिन बारिश होना तो उसके कंट्रोल में नहीं है, और जब दोनों चीजें एक साथ होंगी तो ही वो कोलैटरल इवेंट ट्रिगर्ड माना जाएगा. तो दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टाइप ऑफ इवेंट. ओके, आगे देखते हैं. एक और बात बोल रहे हैं दैट द इवेंट, द कोलैटरल इवेंट मस्ट बी सर्टन. जो भी इवेंट आपने फिक्स किया है वो सर्टन होना चाहिए, बाउंड टू हैपन होना चाहिए. अगर उसके हैपनिंग के ही डाउट्स हो रहे हैं तो फिर कोलैटरल इवेंट ही नहीं है वो. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेक्शन नंबर 32 से लेके 36 तक है, विच इज रिलेटेड टू हाउ डू यू एनफोर्स दीज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो पहले तो हमें इसके टाइप समझने पड़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठाने पड़ेंगे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल दे हैव स्टेटेड इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन एन इवेंट हैपनिंग, यानी कि आप इस तरह से कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं जिसमें आपने किसी कोलैटरल इवेंट के हैपनिंग को बना दिया है एज अ ट्रिगरिंग पॉइंट. यानी कि एग्जाम्पल देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरीज सी. इतने में अगर सी की डेथ हो गई विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड. तो आपने हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ ए कोलैटरल इवेंट को आपने ट्रिगरिंग पॉइंट बनाया था मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में पैसे वैसे देने का. तो पैसे देने की चीज किस पर निर्भर है कि जो कोलैटरल इवेंट है वो हो. अगर उस कोलैटरल इवेंट के होना ही इम्पॉसिबल बन जाए, अगर उस कोलैटरल इवेंट का होना ही इम्पॉसिबल बन जाए तो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा. इतनी बात ध्यान रखनी है. नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन इवेंट नॉट हैपनिंग. नॉट हैपनिंग मतलब आपने अपना मेन कॉन्ट्रैक्ट किस बात पर निर्भर कर दिया, किस कोलैटरल इवेंट पर निर्भर कर दिया कि किसी चीज का ना होना. तो अगर उस चीज का होना ही 100% कंफर्म हो जाए तो फिर आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आप क्या चाह रहे थे कि वो इवेंट जो आपने एज अ कोलैटरल इवेंट रखा है वो ना हो. ना होना अच्छी बात थी मेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो अगर उसका होना ही 100% कंफर्म हो जाए तो फिर तो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. तो यानी कि आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल तब तक रहेगा जब तक उस कोलैटरल इवेंट के ना होने की भी पॉसिबिलिटी रहेगी. ओके, ये एग्जाम्पल आप अकॉर्डिंगली रीड कर लेना. ओके, सो जो तीसरे प्रकार का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसके इन्फोर्सिबिलिटी जो हमने चेक करनी थी, इट इज बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 34. सेक्शन नंबर 34 सेज अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल इफ इट इज कंटिंजेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन व्हेन दैट लिविंग पर्सन डज समथिंग टू मेक द इवेंट और कंडक्ट इज इम्पॉसिबल ऑन द ऑफ हैपनिंग. अरे इसका मतलब अगर आपने मेन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इस बात पर निर्भर किया था, ऐसा कोलैटरल इवेंट बनाया था जो एक सर्टेन पर्सन के बिहेवियर, सर्टेन पर्सन के कंडक्ट पर डिपेंडेंट था, अगर वो कंडक्ट का होना ही इम्पॉसिबल बन जाए तो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सेबल होना बंद हो जाएगा. एग्जांपल, वेयर ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी. मेन कॉन्ट्रैक्ट किस बारे में कि ए बी को पैसे देगा. अगर कोलैटरल इवेंट क्या रख दिया, इफ बी मैरीज सी, कोलैटरल इवेंट रखा अगर बी सी से शादी करता है, तो यहां पर मान लो सी की शादी हो जाती है डी से, so this act of C has rendered the event of B marrying C as impossible. Now यहां पे इन्होंने assume किया डिवोर्स वगैरह की पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा assume किया है. तो इस केस में जैसे ही C ने D से शादी कर ली, ऑटोमेटिकली मेन कॉन्ट्रैक्ट अब इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपकी जो कोलैटरल इवेंट है वही उसका हैपनिंग ही क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया. नेक्स्ट,
इसमें एक फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का केस है, ये भी आप प्लीज रीड कर लेना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है सेक्शन 35 के अंडर में, इट इज अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफाइड इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स्ड टाइम। विद इन अ फिक्स टाइम यानी कि ये बिल्कुल और बिल्कुल सेक्शन 32 जैसा ही है, ये बिल्कुल सेक्शन 32 जैसा ही है। इट्स जस्ट दैट यहां पर एक टाइम फैक्टर जोड़ दिया गया है। बस क्या जोड़ दिया? टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर मतलब विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड कोलैटरल इवेंट हुआ तो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में भी परफॉर्मेंस करना होगा। विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड वो नहीं हुआ तो मेन कॉन्ट्रैक्ट भी फिर इन्फोर्सेबल होना बंद हो जाएगा। इसी का ऑपोजिट वर्जन, अगेन विद इन फिक्स टाइम तो बोल रहे हैं लेकिन नॉन हैपनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट बोला तो उसी का ऑपोजिट वर्जन हो जाता है। अगेन दिस इज द सेम एज सेक्शन नंबर 33। सेक्शन 35 सेक्शन 33 जैसा ही है, जस्ट दैट यहां पर अगेन क्या फैक्टर जोड़ दिया? टाइम फैक्टर जोड़ दिया। नेक्स्ट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो इम्पॉसिबल इवेंट्स पर कंटिंजेंट होते हैं ना, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होते, वो तो वॉइड ही होते हैं। तो आपको कोलैटरल इवेंट जो रखना है वो एक पॉसिबल इवेंट रखेंगे तो ही आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सेबल रहेगा, ऐसा सेक्शन 36 में बोला है। बाकी कंटिंजेंट वर्सेस वेजरिंग ये आपने रीड करना है या आपने लर्न करना है। कंटिंजेंट वर्सेस वेजरिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज्यादा पढ़ाने का ऐसा कुछ है नहीं। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के आपको सारे इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के भी 2-3 इंग्रेडिएंट्स जितने हैं वही सारे याद रखने हैं, एंड अकॉर्डिंगली देन यू विल बी एबल टू लर्न द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। चलो आगे आए, नेक्स्ट कंसेप्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का कंसेप्ट जो है वो ऐसा है कि आपको इसमें एक टर्म याद करना है, दीज आर दोज रिलेशंस विच आर रिजेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नीचे लिखा भी है ऐसे रिलेशंस जो एक कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंबल करते हैं, यानी कि अगर ए और बी ने आपस में इस तरह से इंटरैक्शन किया कि लॉ ने मान लिया कि वो जो इंटरैक्शन है एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप है, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। भले ही उस कॉन्ट्रैक्ट में नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो कंसेंट, नो लॉफुल कंसिडरेशन, ये सब इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, फिर भी लॉ मानेगा कि उस तरह जिस तरह उन दो पार्टीज ने इंटरैक्शन किया आपस में, they will be called to have entered into a contract, जिसको हम बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ मान लेता है, certain relations resembling those of contract, जो लॉ मान लेता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, भले ही उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं प्रेजेंट है, तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, सो यहां पर 3 फीचर्स दिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। In the first place, such a right is always a right to money and generally, though not always, to a liquidated sum of money. Usually पैसों से related होते हैं quasi contracts. Secondly, it does not arise from an agreement of the parties concerned but is imposed by law. Law impose करता है quasi contract आप पर. Thirdly, it is the right which is available not against all the world but against a particular person or persons only, so that in respect it resembles a contractual right. तो जो आपस में A और B के मान लो for example interaction इस तरह से होगा कि वो अगर quasi contract बन रहा है, then A will be able to enforce the rights only against B and not the whole world, and B will be only able to enforce his rights against A and not the whole world, अगर वो quasi contract के अंडर में अपने rights exercise कर रहे हैं तो। सो डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को, डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ड भी बोलते हैं। तो इस सेक्शन 68, 69, 70, 71 एंड 72 डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सो क्विकली लेट्स रिवाइज दीज टाइप्स। सबसे पहला है क्लेम फॉर नेसेसरीज। ये आप कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। वहां पर हमने माइनर के केस में ये पढ़ा था, यहां पर तो बल्कि माइनर, ल्यूनेटिक वगैरह सब में एप्लीकेबल कर दिया। वहां पर हमने माइनर के केस में पढ़ा था कि यूजुअली तो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर क्या होता है, वॉइड ab initio। लेकिन अगर किसी पर्सन ने माइनर को या माइनर के रिश्तेदारों को नेसेसिटीज टू सपोर्ट हिज कंडीशन इन लाइफ दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थी वो एक्चुअली, तो देन दैट पर्सन कैन डिमांड दैट मच मनी बैक फ्रॉम द माइनर, बिकॉज माइनर को उसने क्या दी थी उस समय पर, नेसेसिटीज। तो माइनर को वो पैसे लौटाने पड़ेंगे, या वो मदद जितने भी पैसों की थी वो लौटानी पड़ेगी पैसे, बट ओनली एंड ओनली फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, एंड ही इज नॉट पर्सनली लायबल टू दैट पर्सन फॉर सच हेल्प। ओके, ये हम सेक्शन 68 में कर चुके हैं। यहाँ पर बस इन्होंने माइनर के अलावा ल्यूनेटिक वगैरह के केस में भी इन्होंने ये जोड़ दिया है। ल्यूनेटिक होता अगर वो बंदा माइनर ना होता तो भी ये सेम सेक्शन 68 एप्लीकेबल हो जाता। नेक्स्ट,
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो सेकंड टाइप का है वो है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। सेक्शन नंबर 69 में बस आपके एग्जाम्पल ये ध्यान में रहना चाहिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि भाई बी होल्ड्स अ लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए और जमींदार, यानी कि जो लेसी है लैंड का वो बी है, जमींदारी राइट्स ए के पास हैं और उसके ए के भी ऊपर कौन है, सरकार, गवर्नमेंट। सो रेवेन्यू जो पे करना है वो तो ए ने देना है गवर्नमेंट को, बट उसने अगर लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया नहीं हुआ है, इस वजह से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो लैंड को अक्वायर कर लेगी या उसको किसी और को बेच देगी जो एक्चुअल में रेवेन्यू दे पाए। पर इससे नुकसान तो किसका होगा, नुकसान तो बी का होगा, क्योंकि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्टी जो रह रही है उसमें या जो काम कर रही है पार्टी वो तो बी है, बी को नुकसान होगा, बट बी को अपना ये नुकसान बचाना है। तो जो ए के अरियर्स थे लैंड रेवेन्यू के, वो बी ने चुका दिए गवर्नमेंट को, पर ये फ्री का काम नहीं है, ये बी ने फ्री में नहीं चुकाए हैं। द अमाउंट दैट बी हैज पेड विच ए शुड हैव पेड टू द गवर्नमेंट, वो बी रिकवर कर सकता है ए से। ये भी एक प्रकार का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेक्शन नंबर 69 में। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 70, इट्स अबाउट ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज एंजॉयड बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। वेरी सिंपल, अगर एक इंसान ने दूसरे के लिए कोई काम किया हो और दूसरे ने उस काम का बेनिफिट भी इंजॉय कर लिया, लेकिन कभी भी जिस बंदे ने काम किया या जिस बंदे ने दूसरे को कुछ सामान दिया या व्हाटएवर, उसने वो फ्री में नहीं दिया था या फ्री में काम नहीं किया था और दूसरे बंदे ने भी उसका अगर बेनिफिट ले लिया, देन द पर्सन हु हैज टेकन द बेनिफिट ऑफ दिस वर्क हैज टू पे व्हाटएवर इज ड्यू टू द पर्सन जिसने वो काम किया है उसके लिए, और जिसने पहले ही कहा था कि वो, या कभी भी ये नहीं कहा था कि वो फ्री में कर रहा है उसके लिए। So, where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do so gratuitously, in such that the person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to pay the compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered. Okay. इसमें एक केस है श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ये भी इन्होंने थोड़ा उल्टे तरीके से इसमें सेक्शन 70 का कंसेप्ट लगाकर, या यहाँ पर सेक्शन 70 के अंडर में दिया है, हल्के से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लग रहा है सेक्शन 70। इसमें केस इतना सा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट था के को पहले तो गवर्नमेंट ने कंपल्सरली रिटायर कर दिया, फिर उसने गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिट पिटिशन फाइल किया और एक ऑर्डर के लिए, इंजंक्शन ऑर्डर के लिए मांगा कोर्ट से। वो इंजंक्शन ऑर्डर उसको मिल गया और उसको जो निकाला गया था जॉब से उसको वापस से रख भी लिया, लेकिन उसको काम नहीं दे रहे थे। सैलरी दे रहे थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको सैलरी दे रहा था, लेकिन काम नहीं दे रहे थे, वर्क नहीं देते थे। और इतने में गवर्नमेंट अपील में चली गई उस ऑर्डर के खिलाफ, और अपील कौन जीत गया, गवर्नमेंट जीत गई। तो जो उस सर्टेन टाइम पीरियड जितने छोटे समय के लिए उसको वापस से जॉब में रखा था और उसके लिए जो सैलरी दे रहे थे वो गवर्नमेंट ने बोला कि हमको वापस करो, उसमें इन्होंने गवर्नमेंट ने ये सेक्शन 70 वाला कंसेप्ट लगाया कि वो फ्री की सैलरी नहीं थी भाई, वो वापस करो। ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 71। अ पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू समवन एल्स, और वो अगर वो उन गुड्स को अपनी कस्टडी में ले लेता है तो उसकी बिल्कुल वही सारी ऑब्लिगेशंस रहेंगी जो किसी बेली की होती है। तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 148 आपके सीए इंटरमीडिएट में आएगा, वो तब आप बेली की क्या ड्यूटीज होती हैं बेटर समझ पाओगे। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर किसी का सामान, किसी के गुड्स किसी और को मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक। He has no right to appropriate the goods, वो goods को अपना ना मान ले, and he needs to restore the goods to the true owner, उसके जो true owner है उनको ढूंढकर उसको वो goods वापस करने हैं। इसमें हॉलिन्स वर्सेस हाउलर का केस है जिसमें एक डायमंड मिला था एच को, एच ने वो एफ को दे दिया जिसकी वो शॉप थी, और शॉपकीपर को बोला थोड़े समय के लिए रखना, ढूंढने की कोशिश करना। जब एच वापस मांगने आया शॉपकीपर से वो डायमंड, क्योंकि एक्चुअल ओनर नहीं मिल रहा था तो शॉपकीपर ने लौटाने से मना कर दिया। बट इट टर्न्स आउट कि जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ था कि भाई वो एक्चुअली में जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है सिर्फ उसी का टेम्परेरी हक है उस डायमंड पर जब तक वो एक्चुअल ओनर को नहीं ढूंढ लेता। शॉपकीपर का कोई हक नहीं है उस पर। शॉपकीपर वाज आस्क्ड टू रिटर्न द डायमंड टू एच। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 72, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर अ कोअर्जन। अगर कोई इंसान गलती से या अंडर कोअर्जन मतलब फोर्सफुली किसी को पैसा दे देता है या गुड्स डिलीवर कर देता है, तो जिसको भी ये गलती से या अंडर कोअर्जन पैसे या गुड्स मिले हैं, इट इज हिज ड्यूटी टू repay it or give it back to the person. A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or coercion must repay or return it.
ठीक है, इसमें ये केसेस हैं, ये आप एक बार रीड कर लीजिए. यू हैव टू लर्न दीज केसेस. नेक्स्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या है? बहुत सिंपल सा फ़र्क है भाई. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता. कॉन्ट्रैक्ट के केस में सारे एसेंशियल्स ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होने चाहिए. एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ होता है. कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में तो कंसेंट ऑफ पार्टीज के बेसिस पे ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं. ओके, दिस फिनिशेज यूनिट नंबर 6 as well.